आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल इसके पहले में जो टॉपिक पढ़ा था हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और उसके अलावा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स जो होते हैं जो एटम्स में किसी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली उसका जो व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उसका जो एक्चुअल जो पोजीशन होता है और जो उसकी एनर्जी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे क्वांटम नंबर्स का हमने डेफिनेशन भी दिया है। देयर आर ए सर्टेन लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द न्यूक्लियस एंड आर एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स गवर्न द अवेलेबल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वही जो मैंने अभी इसके पहले बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 क्वांटम नंबर्स हम यहाँ पे फिर देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर शोज पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हमारा एटम है और इस एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन से 4 शेल मैंने बनाया है। ये है 1 शेल, ये 2nd शेल, ये 3rd शेल और ये 4th शेल। तो ये जो सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला शेल है इसको हमने क्या डिनोट किया? K शेल से। और उसके बाद वाला जो शेल है उसको L शेल, और उसके बाद वाला M शेल और उसके बाद वाला N शेल। तो यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4 लाइन से 4 शेल दिए हुए हैं। तो जो न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो यहाँ पे आपको शेल्स दी हुई है वही क्या है? वो आपके इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन है, जिस शेल में वो पोजीशन है इसको ये डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपका 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा? इसका 1s। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है तो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 2। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल जो दी हुई है, तो 3d ऑर्बिटल में जो ये फर्स्ट में आपका दिया हुआ है 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3। मतलब कहने का ये यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं जो स्टार्टिंग में 1 2 3 जो भी आपका यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है वही उसका क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मींस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। उसके अलावा सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी इसे कह सकते हैं। जो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus of atom has an angular momentum which is quantized, it is denoted by letter L। जो एंगुलर क्वांटम नंबर है या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर, जो अल्फ़ाबेट का जो स्मॉल लेटर है L, उससे हम क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये शेल होते हैं उसके अराउंड रिवॉल्व होते रहता है। तो जो जिस ऑर्बिटल में वो रिवॉल्व हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं यहाँ पे एजीमुथल। उस ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे अगर
न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे शेल में, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, एस सब शेल में होगा, एस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 1 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है। अगर अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, डी ऑर्बिटल में। उसी प्रकार अगर हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, एफ ऑर्बिटल में है। तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लीजिए, जैसे अगर कोई आपका ये न्यूक्लियस है, कोई एटम है और यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है। उसके अलावा यहाँ जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पे भी वो अपने ही एक्सिस में क्या होता है, स्पिन होते रहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इस एक्सिस में स्पिन होते रहेगा तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटे मैग्नेट के टाइप बिहेव करने लग जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो ये बन चुका है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यू स्पिन होने के कारण अपने ही एक्सिस में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट के कारण, उसके इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उसे जीमन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एस ऑर्बिटल है उसके पास सिर्फ सिंगल एक ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी ऑर्बिटल भी सेम वैसे ही 5 पार्ट्स होते हैं, उसके पास भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और वैसे ही इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यहाँ पे फिर एस ऑर्बिटल के लिए जो होता है वो 0 होता है, पी ऑर्बिटल के लिए -1, 0, +1, वैसे ही डी ऑर्बिटल के लिए -2, -1, 0, +1 एंड +2 से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो मैंने इसके पहले जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के चारों, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं और कंटिन्यू अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यू स्पिन होने के कारण अपने ही एक्सिस में। तो it is observed that the electron is not only revolving around the nucleus but it is also spinning around its own axis। जो मैंने बताया वही यहाँ पे नोट्स में भी दिया हुआ है। Since the electron can spin only in 2 ways, जो इस इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वो 2 टाइप से ही स्पिन कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा या तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब वो इस इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा तो हम उसे डिनोट करते हैं +1/2 से, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं -1/2 से। वैसे ही स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल s से। तो इस प्रकार हम क्या देखें, जो आपका क्वांटम नंबर होता है वो 4 टाइप का होता है, और क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन का सही पोजीशन और उसकी जो एनर्जी है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्वांटम नंबर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई 4s यहाँ पे सब शेल दिया हुआ है, तो 4s सब शेल में
आपके पास अगर हम कहें कि चारों क्वांटम नंबर को हम डिनोट करना चाहें यहाँ पे, तो 4s सब शेल के लिए जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, 4, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। उसी प्रकार इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, एस सब शेल के लिए हमने क्या देखा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। उसी प्रकार जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने देखा था यहाँ पे एस सब शेल के लिए क्या होता है, वो भी होता है 0। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, वो +1/2 होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 4s2 होता तो क्या होता, साथ में वो +1/2 के साथ साथ -1/2 भी होता, क्योंकि एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसके लिए +1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए -1/2। तो ये हो गया आपका क्वांटम नंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप फिर से एक बार ऊपर जाके फिर से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो हमारा नया टॉपिक है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑफबाउ, उन्होंने दिया था। तो जर्मन लैंग्वेज में ऑफबाउ का जो मीनिंग होता है वो क्या है, बिल्डिंग अप। यहाँ पे दिया है इन जर्मन लैंग्वेज ऑफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप। According to this principle, the electrons are filled in various orbital in order of their increasing energies. जो ऑफबाउ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जो फील करने का जो सीक्वेंस होता है वो किस प्रकार होता है, उसकी बढ़ती हुई एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑर्बिटल्स है 1s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद है 2s ऑर्बिटल, फिर है उसके बाद 2p ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार भरेंगे, 1s ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p में। इस प्रकार उसकी एनर्जीज़ के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। आगे हम इसको और देखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा गया, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सब शेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय मीन्स ऑफ n+l रूल। ये जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है, एग्ज़ाम में कई बार ऑफबाउ प्रिंसिपल के नाम से भी पूछा जाता है और n+l रूल के भी पूछा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। n+l रूल क्या कहता है कि यहाँ पे n+l का मतलब है, n हमने इसके पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ा, तो n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मान लीजिए यहाँ पे दो सब शेल है, एक 4s ऑर्बिटल है और एक 3d ऑर्बिटल है। तो हमने क्या कहा था अभी, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं एनर्जीज़ के बढ़ते हुए क्रम में उसको फील किया जाता है, जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p। तो नेक्स्ट जो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में जाना चाहिए। बट n+l रूल के अकॉर्डिंग हम अगर आगे देखें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4s सब शेल, n+l रूल के अकॉर्डिंग n क्या है इसका, n है इसका 4 और l क्या होता है s सब शेल के लिए, हमने इसके पहले भी देखा था 0। तो 4 + 0 अगर करते हैं तो कितना आता है इसकी वैल्यू 4। वैसे ही 3d सब शेल के लिए n+l की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो n क्या है यहाँ पे 3 और d सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था 2। तो 3 + 2 क्या हो गया 5। तो अगर यहाँ पे 4 और 5 का कंपैरिजन करें तो 4 छोटा होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s सब शेल में। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के बाद 2s में, 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था। बट n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 3d ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, पहले 4s ऑर्बिटल में। हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं।
ये जो ऑफ बाउ रूल है इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जा रहा है 1s ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है 2s ऑर्बिटल में, 2s के बाद ये जा रहा है 2p ऑर्बिटल में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, फिर 3p के बाद कहाँ जा रहा है, हमने जो अभी देखा 4s ऑर्बिटल में पहले जाएगा, 4s के बाद वो कहाँ जाएगा 3d में, 3d के बाद फिर 4p में, 4p के बाद फिर 5s में, और इस प्रकार एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में फील होगा। तो ये है आपका ऑफ बाउ का रूल या फिर n+l रूल। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल जो है एक साइंटिस्ट थे हुंड्स, उन्होंने एक रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल no pairing takes place in the around with equivalent energy until each orbital in the given subshell contains one electron and the spin of unpaired electrons are parallel। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन को हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p3। जब हम लोग नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो अभी हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होता है, पहले 1s ऑर्बिटल में भरेगा, फिर कहाँ जाएगा 1s के बाद 2s में जाएगा, फिर 2s के बाद कहाँ जाएगा 2p में जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल में पहले क्या है हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फील हो सकता है और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, d ऑर्बिटल में हम 10 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, उसी प्रकार हम f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में पहले हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन फील कर लिया तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जब तक पेयरिंग नहीं हो जाएगी तब तक उसके बाद ही दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा फील होगा। तो हमारा अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल क्या कहता है 1s ऑर्बिटल के बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा। हुंड्स ने क्या कहा था, हुंड्स ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी ऑर्बिटल में जब तक कि आने वाले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1s ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने फील किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन फील किया। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं होगा जब तक कि आने वाले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना भर जाए। ठीक है, तो ये भी आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ समझाया है आपको। नेक्स्ट जो रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ये भी एक साइंटिस्ट थे और पाउली ने भी इस रूल को जो 1925 में दिया था। According to this theory, no two electrons in an atom can have identical quantum numbers। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑर्बिटल में किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स समान नहीं हो सकते हैं। उनमें 3 क्वांटम नंबर्स की तो वैल्यू सेम होगी, पर जो चौथा क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हीलियम का देख लीजिए। हीलियम में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे भरे तो 1s2। तो 1s2 में यहाँ पे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स की देखा है तो यहाँ पे ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है फॉर इलेक्ट्रॉन ए, हमने इसको नाम दे देते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन को ए नाम दे देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम बी नाम दे देते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखें तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। उसी प्रकार जो
जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता है एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए ही 0 होगी। सेम वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही होगा, दोनों के लिए क्या होगा, 0 ही होगा। और जो लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए +1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए -1/2 होता है। अगर हम चाहें तो दूसरा और भी देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई 4p3 कोई 4p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें इसके लिए अगर हमें बोला जाए कि चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए, तो क्या होगा, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल के लिए। अगर इस तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमको बोला जाए कि चारों क्वांटम नंबर लिखना है, तो चारों क्वांटम नंबर लिखने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, हमें पता है p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगा और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 होगा। वैसे ही यहाँ पे जो अब इसका स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी, तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 +1/2 +1/2, क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों ही यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो पाउली के अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने, पाउली के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट, चारों क्वांटम नंबर्स में मतलब 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम होंगे, बट जो चौथा क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे हम किसी भी एटम के लिए हम अगर लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए लिखना है, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही हीलियम के लिए अगर हमें लिखना हो तो हीलियम के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2। सेम वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या आता है, लिथियम। तो लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 देन 2s1। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में क्या था, पहले 1s ऑर्बिटल में जाता है, फिर 2s ऑर्बिटल में। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा बोरॉन। बोरॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं नेक्स्ट, 2p ऑर्बिटल में, तो 2p1। ठीक है, बोरॉन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 फिर 2p2। कार्बन के बाद नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। फिर क्या आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन के लिए लिखे तो 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरीन के बाद नियॉन। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा,
1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स के देख लिए हैं। आप ऐसे ही इसके बाद और भी एलिमेंट्स का आप लिख के देख सकते हैं। आप चाहे तो मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट करेंगे सोडियम से लेकर कैल्शियम तक। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा 2 जो एलिमेंट है क्रोमियम और कॉपर, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का जो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24 और जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो मैं इसको आपको करके बताती हूँ। जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। देन उसके बाद आप लिखेंगे जब तो 3s2 3p6। उसके बाद आप लिखेंगे, ये 18 हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि ऑफ-बाउ के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले s ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 2 2 4 6 10 12 12 और 6 18 18 और 2 20। अब 20 के बाद अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल में। मैंने बताया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ पे कितने होने चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। ये जो क्रोमियम और जो कॉपर होते हैं, ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो क्रोमियम को जब हम लिखते हैं तो ये एक्सेप्शनल केस है। जब हम इसको लिखते हैं तो इसका तरीका ये होता है, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 और 3d5। अब इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि d ऑर्बिटल में जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन होती है तभी आपका ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो पाता है। यहाँ पे d ऑर्बिटल में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं तभी क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन में आएगा। इसीलिए क्रोमियम जो है एक एक्सेप्शनल केस है और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे, 4s1 एंड 3d5। सेम वैसे ही आप कॉपर के लिए देख लीजिए, कॉपर में क्या होगा, 29 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके लिए भी जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाएगा और 4s ऑर्बिटल में यहाँ पे 4s1 एंड 3d10। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते थे, 4s2 3d9 भी लिख सकते थे, लेकिन वो गलत होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो d ऑर्बिटल में हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन होती है, d ऑर्बिटल या फिर कोई भी आपका ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन होती है तो उस टाइम पे एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है, जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले हमने देखा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हमने 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हमने क्या देखा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बाद हमने नेक्स्ट देखा था हुंड्स रूल और हुंड्स रूल के बाद हमने देखा पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स और चारों रूल्स को देखने के बाद हमने लास्ट में क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सारा समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से इसको स्क्रॉल करके फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स भी पूरा दे दिया है आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही।